Hello everyone, this is Dr. Vipin and in the first video of IIBF BCBF questions हम 1 से लेके 50 तक के questions देख चुके हैं। पार्ट 1 वाली जो वीडियो थी जिसमें 1 से 50 तक के questions हमने IIBF BCBF एग्जामिनेशन के डिस्कस किए थे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप डिटेल ले सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो को। और अब इस पार्ट में हम शुरू करते हैं 51 से 100 तक के क्वेश्चंस को, ताकि आपके पास इस एग्जामिनेशन के लिए पूरे 100 क्वेश्चंस रेडी हो जाए। विदाउट वेस्टिंग टाइम, मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 51, इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स नॉमिनेशंस हेल्प बैंक इन हैंडलिंग ओवर बैलेंस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन आपको चुनना है। अब इसमें क्या हमें जो है ढूंढना है, इसमें ये ढूंढना है कि इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, जो डिपॉजिट अकाउंट्स बैंक के अंदर होते हैं, सेविंग्स अकाउंट भी हो सकते हैं, करंट अकाउंट्स भी हो सकते हैं, नॉमिनेशन जो उसके अंदर किया जाता है अकाउंट्स में, आप अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनी बनाते हैं, वो नॉमिनी किस तरीके से हेल्प करता है। उस नॉमिनी बनाने का मकसद ये होता है कि इन केस ऑफ द डिसीज्ड कस्टमर, अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो जो नॉमिनी होता है उसको पैसे दे दिए जाते हैं। तो टू अ पर्सन एज डिसाइड बाय द डिसीज्ड कस्टमर, डिसीज जो पर्सन होता है मतलब अकाउंट होल्डर जो मृत हो जाते हैं उनको डिसीज्ड कस्टमर बोला जाता है। वो अपने जीते रहते हुए जिसको भी अपने अकाउंट का नॉमिनी बना के जाते हैं उसको पूरा पेमेंट उसके अकाउंट का मिल जाता है। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिगार्ड टू फ्लोटिंग रेट। देखिए फ्लोटिंग रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फ्लोटिंग रेट होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन इनमें से करेक्ट है और 1 ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो जो ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है वो ये है, देयर इज चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ईयरली बेसिस। ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है फ्लोटिंग पॉइंट में। फ्लोटिंग जो आपके इंटरेस्ट रेट होता है आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार उसमें 3 से 6 महीने के अंदर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं। इसमें जो बाकी ऑप्शन देखे द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट कंडीशंस, ये बिल्कुल सही है। द इंटरेस्ट इज रिकवर्ड ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल, ये भी बिल्कुल सही है। द रीसेट क्लोज डिटरमाइंस द इंटरेस्ट रेट पीरियडिसिटी, ये भी बिल्कुल सही है। तो एक ही ऑप्शन इसके अंदर है जो ऑप्शन गलत है। गलत है का मतलब आपको इस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन ही ढूंढना है, नॉट ट्रू वाला केस है। राइट तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। देयर इज चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ईयरली बेसिस, ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 52 विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज आईएमपीएस, आप जानते हैं आईएमपीएस को करना। आईएमपीएस जो अमाउंट आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो आईएफएससी कोड के बेस पे, ऑफर्स इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर थ्रू। उसमें किन किन चीजों की जरूरत रहती है फंड ट्रांसफर करने के लिए? मोबाइल बैंकिंग के थ्रू किया जा सकता है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किया जा सकता है। आईएमपीएस मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग दोनों के थ्रू होता है। एटीएम से आईएमपीएस नहीं होता, क्रेडिट कार्ड से आईएमपीएस नहीं होता। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, देयर इज वेरियस varieties of cooperative bank in our country where one of the following not one of them। बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। मैं यहाँ एक चीज आपको बताता चलूं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो डिसीजन लिया गया था आरबीआई की तरफ से वो इसलिए लिया गया था कि जहां पे बैंकिंग की ब्रांचेस पॉसिबल नहीं है या कम ब्रांचेस है वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यूज करके बैंक के ऑपरेशंस किए जाएंगे। तो अलग अलग टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, रीजनल रूरल बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है। पर एक जो ऑप्शन दिया गया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक अलग होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स अलग होते हैं। तो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 55 द बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच हैज टू डिपॉजिट फ्रॉम एंड लैंड मनी टू। बैंक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा जमा करती है और लोन देती है। किनको लोन देती है? मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी को, मिडिल क्लास लोगों को, रिच क्लास ऑफ सोसाइटी को, अमीर लोगों को, पुअर क्लास ऑफ सोसाइटी को, गरीब लोगों को, या ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और पब्लिक। यस, बैंक का काम होता है सभी व्यक्तियों को लोन देना जो नॉर्म्स को पूरा कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इन अ नॉर्मल रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 2 years द डिपॉजिटर मेक्स। देखिए रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आरडी। आरडी वो होती है जिसमें हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपको जमा करना होता है और जब आरडी मैच्योर हो जाती है तो आपको पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट वापस मिल जाता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? मंथली डिपॉजिट ऑफ फिक्स सम फॉर 2 years। अगर 2 साल के लिए आरडी करी गई है तो एक फिक्स अमाउंट हर महीने 2 साल तक जमा किया जाता है, दैट विल बी दी आरडी।
क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग वर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के इनमें से ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स कौन से थे? देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना जब 2014 में शुरू की गई थी तो सबसे पहला उसके अंदर जो उद्देश्य रखा गया था कि यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज मिले, सभी को बैंकिंग की सुविधा मिले, फाइनेंशियल लिटरेसी मिले, सब फाइनेंशियली लिटरेट हो जाए, कैशलेस इकोनॉमी भी रहे और सोशल सिक्योरिटी भी रहे। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा डी, जिसमें सारे ही विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द कोर फंक्शन ऑफ अ बैंक इंक्लूड, एक बैंक का कोर फंक्शन क्या होता है? कोर फंक्शन का मतलब बैंक का मेन उद्देश्य क्या होता है, बैंक क्यों खोले जाते हैं? डिपॉजिट टेकिंग ओनली, सिर्फ पैसा जमा करने के लिए, लीजिंग ओनली, सिर्फ पैसा लोन देने के लिए, सिर्फ फंड ट्रांसफर या रेमिटेंस करने के लिए, राइट? नहीं, सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं होता। देखिए, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक ऑप्शन दिया गया है बोथ ए एंड सी, और ए और सी ये दोनों ही बैंक के ऑप्शंस होते हैं। बैंक डिपॉजिट भी करता है, फंड ट्रांसफर भी करता है, रेमिटेंस भी करता है, राइट? सो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 59, which of the following is not associated with the IT enabled financial inclusion through banking correspondence? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ में इनमें से क्या एसोसिएट नहीं होता? Incurring high delivery cost for serving rural masses. This will be the right answer for this question. क्योंकि जो BCs खोले जाते हैं, देखिए BC पॉइंट का मतलब होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जो बैंक की एक छोटी सी ब्रांच की तरह काम करते हैं। वो डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, लोन इंक्वायरीज भी करते हैं, वो उनका काम बैलेंस इंक्वायरीज का भी होता है, माइक्रो एटीएम मशीन के थ्रू बैलेंस इंक्वायरीज भी बताते हैं, राइट? तो उनका मेन पर्पस क्या होता है? इसमें पूछा गया है कि नॉट एसोसिएटेड, इनमें से वो लोग क्या नहीं करते, क्या मेन पर्पस नहीं है बीसीज का? तो इंक्रीजिंग द आउटरीच ऑफ बैंकिंग रूरल एरियाज, यस ये तो होता है, क्योंकि बीसीज ही छोटे गांवों में बैंकिंग की ब्रांचेस को पहुंचाते हैं। हैंडलिंग ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ रूरल बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, छोटे गांवों में जो बैंक की हैवी ट्रांजैक्शंस होती है उसमें सपोर्ट करते हैं बैंक को। और एनकाउंटरिंग प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल के लोग अगर शहरों की बड़ी ब्रांचेस तक नहीं पहुंच सकते तो बीसी पॉइंट्स गांव तक पहुंच जाते, तो दिस विल आल्सो बी द करेक्ट आंसर। बट यहां पूछा गया नॉट एसोसिएटेड, तो इनमें से ये जो ऑप्शंस होता है कॉस्ट बियर करने का काम, महंगी कॉस्ट बियर करने का काम, वो बीसी शेयर नहीं करता है बैंक के साथ में, तो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 60, whether the bank account opened under PMGDY can be transferred to any branch of the bank, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता ट्रांसफर किया जा सकता है? यस, प्रधानमंत्री जनधन योजना में खोले गए खाते 100% ट्रांसफरेबल होते हैं, किसी भी शहर, किसी भी राज्य की किसी भी ब्रांच में ट्रांसफर किया जा सकता है। यस, इट कैन बी ट्रांसफर टू एनी ब्रांच ऑफ द बैंक इन एनी सिटी, टाउन, अदर स्टेट्स, बिल्कुल पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 61, एसएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज सब सर्विस एरिया। बैंक में जो एक डिविजनल ऑफिसर्स की तरह काम करते हैं उनको एसएससी बोला जाता है, सब सर्विस एरिया। सारे ही ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, इसमें सर्विस सब एरिया भी दिया गया है, बट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सब सर्विस एरिया। क्वेश्चन नंबर 62, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा यूएसएसडी सॉल्यूशंस विल वर्क। देखिए, यूएसएसडी बहुत ज्यादा यूज तब किया गया जब नोटबंदी हुई। तो नोटबंदी हुई, जिन लोगों के पास में स्मार्टफोन थे वो तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे, लेकिन जिनके पास बेसिक फोन थे उनके लिए कोड दिया गया था *99#। उसको दबा के वो अपने अमाउंट से 5000 अपने अकाउंट से 5000 रुपए अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते थे। So by dialing *99# will be the right answer for this question. Moving to the next question. Current accounts and saving accounts are also known as, देखिए करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट ये दोनों ही डिमांड डिपॉजिट होते हैं, और मैंने आपको बताया था एफडी और आरडी वो टर्म डिपॉजिट होते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजों को याद रख के चलें, एफडी और आरडी मतलब फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट जो होते हैं वो आपके डिमांड डिपॉजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब आपको जरूरत हो तब पैसा निकाल सकते हैं, जब आपके पास है पैसा जमा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, those persons who do not have any of the official valid documents, उन लोगों के लिए जिनके पास कोई भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, कैन ओपन स्मॉल अकाउंट्स विद बैंक। पीएमजेडीवाई के बाद में स्मॉल अकाउंट्स का ऑप्शन बैंकिंग सिस्टम ने दिया है। स्मॉल अकाउंट्स उन लोगों के अकाउंट खोले जाते हैं जिनके पास केवाईसी कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन उन स्मॉल अकाउंट्स की लिमिट होती है मैक्सिमम 50,000 रुपए तक। आप उन अकाउंट्स में 50,000 रुपीज से ज्यादा अमाउंट जमा नहीं कर सकते। एक रूल और होता है, महीने की ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए से ज्यादा भी नहीं होती स्मॉल अकाउंट्स के केस में। पर यहाँ पे पूछा गया है कि एट एनी टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसके अंदर मैक्सिमम कितना अमाउंट रह सकता है, तो दैट इज
50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज के ही स्मॉल अकाउंट्स होते हैं, उससे बड़ा अमाउंट इसके अंदर नहीं रखा जा सकता। 65, What is the amount of life insurance cover available to account holder under PMJDY? प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कवर कितने अमाउंट का मिलता है? प्रधानमंत्री जनधन योजना में लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है 30,000 रुपए का, 70 साल की आयु तक वैलिड रहता है। 66, Which of the following person cannot act as banking correspondent? इनमें से कौन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बन सकता? जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बन सकते, राइट? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। 67, Which of the following is true in regard to fixed deposit receipts? देखिए फिक्स डिपॉजिट एफडी का मतलब आप समझते हैं, इनमें से एफडी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? पहली बात, वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। दूसरा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है चेक्स की तरह। इट इज पेबल ओनली एट इट्स ड्यू डेट, नहीं ऐसा नहीं है कि ड्यू डेट पे ही पेबल होगा उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने बैंक में एफडी कर रखी है, मैच्योरिटी डेट के बाद भी जाके आप उसको ले सकते हैं, देयर इज नो सच इशू, बट इट इज पेबल एट द ब्रांच ऑफ इशू। जिस ब्रांच से आपने अपनी एफडी कराई है उसी ब्रांच से आपको अमाउंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 68, एसबीआई ये पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, एसबीआई इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, राइट? द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी। 69, इफ द प्रेजेंट एड्रेस इज डिफरेंट दैट ऑफ प्रिंटेड ऑन आधार कार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि अगर आप बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं अंडर पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन का खाता खुलवाने जाते हैं और आपके आधार कार्ड पे एड्रेस कुछ और है और करंटली आप वहां नहीं रहते और बैंक में आप अपना नया एड्रेस डालना चाहते हैं, तो क्या आपका खाता खुलेगा? आपका खाता बिल्कुल खुलता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर खाता खुलवाने के लिए एक नियम ये है कि अगर आपके आधार कार्ड पे एड्रेस कुछ और है तो द अकाउंट कैन स्टिल बी ओपन अंडर पीएमजेडीवाई ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड ऑफ करंट एड्रेस। आप खुद से एक, उनके पास एक फॉर्म रहता है, उस फॉर्म पे सेल्फ डिक्लेरेशन कर देते हैं कि मेरा करंट एड्रेस ये है और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके आधार पे एड्रेस अलग है तो आपका अकाउंट नहीं खुलता, बिल्कुल अकाउंट आपका खुलता है। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी। 70, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए बीपीएल की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन। 71, which one of the following deposits earn the maximum amount of interest to the depositor for 1 year? एक साल के लिए अगर आपने बैंक में अमाउंट जमा किया है तो इनमें से कौन सी स्कीम ऐसी है जो आपको सबसे ज्यादा अर्निंग दे सकती है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है, पहले ऑप्शन में दिया गया फिक्स डिपॉजिट विद सिंपल इंटरेस्ट पेबल मंथली। अगर मंथली आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो मंथली इंटरेस्ट का मतलब होता है अगर साल में 12% होता है तो महीने का 1% आपको मिलता रहेगा टोटल अमाउंट पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे, राइट? लेकिन जो एक ऑप्शन दिया गया है अ डिपॉजिट विद क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज मिलने के बाद जो आपका अमाउंट हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज मिला, जो आपका अमाउंट हुआ फिर उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो सबसे ज्यादा अर्निंग आपकी होगी इन ऑप्शंस में से, सबसे ज्यादा अर्निंग आपको मिलती है डिपॉजिट विद क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी। 72, डूज एंड डोंट्स फॉर बीसी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए इनमें से कौन से डूज एंड डोंट्स है, मतलब क्या काम करने वाले और नहीं करने वाले हैं? मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेसी ऑफ द कस्टमर इंफॉर्मेशन, यस कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपने सीक्रेट रखनी होती है, ये भी करना चाहिए। नॉन इंडल्जेंस इन द लोकल पॉलिटिक्स, आपको लोकल पॉलिटिक्स राजनीति में शामिल नहीं होना है, उसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं पहुंचानी है। फंक्शन विदाउट एफिलिएशन ऑफ पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड, यस बिल्कुल, आपने किसी भी जातिगत पूर्वाग्रह में या मतलब कि बायस होके, कास्ट बायस होके काम नहीं करना होता। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑल ऑफ देम। 73, which one of the following is an improvement under PMJDY for using mobile banking? देखिए मोबाइल बैंकिंग में पीएमजेडीवाई ने क्या नया इंप्रूवमेंट लाया? पीएमजेडीवाई मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना से पहले भी हम ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे थे, इंटरनेट यूज कर रहे थे, अपने अकाउंट में पैसा आता था, कटता था तो एसएमएस आ रहे थे। नया क्या हुआ? नया ये हुआ था कि यूएसएसडी वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था, *99#, मतलब बेसिक फोन से भी आप अमाउंट ट्रांसफर करने लग गए थे। कस्टमर कैन अवेल मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज थ्रू अ नॉर्मल फोन, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं थी। दिस वाज द न्यू अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 74, अंडर बीएफबीसी मॉडल, बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल के अंदर केवाईसी कंप्लायंस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, अपने डॉक्यूमेंट जमा करने का कंप्लायंस की जिम्मेदारी किसकी होती है? ना बीएफ की होती है ना बीसी की होती है, ये जिम्मेदारी बैंक की होती है। बीएस
बीएफ और बीसी डॉक्यूमेंट कलेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है बैंकिंग की। तो बैंक्स ब्रांच विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 75 फार्मर्स क्लब्स आर इनफॉर्मल फोरम्स एट ग्रास रूट ऑर्गेनाइज्ड बाय। जो भी फार्मर्स क्लब बनते हैं, फार्मर्स क्लब का मतलब होता है छोटी छोटी सी सोसाइटीज रजिस्टर होकर फार्मर्स क्लब, जो किसानों के लिए क्लब्स बने हुए रहते हैं, ये एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रजिस्ट्रेशन के थ्रू पूरी प्रोसेस चलती हैं, वो रूरल ब्रांचेज ऑफ बैंक्स खोलती हैं। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 76 Which one of the following statement is correct regarding business correspondence? BCs को लेके business correspondence को लेके इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? People can open account but cannot make withdraw from BC point. नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि BC point पे आप पैसा जमा भी कर सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही बैठेगा। People can open account and can make withdrawals from BC points as well. पहले ऑप्शन में बोला गया है कि पैसा जमा कर सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते। दूसरे में बोला है कि पहले ऑप्शन में बोला है कि अकाउंट खोल सकते हैं लेकिन पैसा नहीं निकाल सकते। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अकाउंट नहीं खोल सकते, पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही नहीं होगा, क्योंकि जब अकाउंट नहीं खोल सकते तो पैसा कैसे निकाल सकते हैं? पीपल कैन ओपन अकाउंट एंड कैन मेक विड्रॉल्स फ्रॉम बीसी पॉइंट। दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप अकाउंट भी खोल सकते हैं बीसीज पे और आप पैसा भी निकाल सकते हैं। Question number 77 गाइडलाइंस ऑन केवाईसी नॉर्म्स आर इशूड बाय। केवाईसी नो योर कस्टमर की गाइडलाइंस आरबीआई ने इशू की थी। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, आरबीआई। 78 नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पहले भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट टू 50 क्वेश्चंस वाली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। एनपीए कब बोला जाता है किसी भी लोन को? जब उसकी इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट 90 दिन तक पे नहीं होता, तब उसको एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी को देखें, इंटरेस्ट and or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days. जब 90 दिन तक आप पे नहीं करेंगे तब वो एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 which of the following are the main reasons for customer complaints? कस्टमर कंप्लेंट्स के इनमें से कौन से मेन रीजंस होते हैं? देखिए, सबसे पहले बैंकिंग में जो कंप्लेंट सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आती है, मतलब रिव्यूज भी यही कहते हैं, स्टाफ बिहेवियर पहली एक वजह होती है। दूसरी, यूज ऑफ इम्प्रॉपर टेक्नोलॉजीज, इम्प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज जो एडवांस टेक्नोलॉजी उनके साथ भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, और लाइन वाला जो सिस्टम है कुछ एजुकेटेड लोग उनके साथ भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, तो इम्प्रॉपर टेक्नोलॉजी की यूज के लिए भी कंप्लेंट्स आती है। हाई बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, इसकी तो सबसे ज्यादा कंप्लेन आती है, सर मेरे खाते से ये पैसा कट गया है, ये क्यों कट गया है, इतना इंटरेस्ट कैसे लग गया है, क्रेडिट कार्ड मैं यूज करता हूं तो उसका इतना अमाउंट क्यों काट लिया गया है। सबसे ज्यादा इन चीजों की जो है कंप्लेंट्स आती है। इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी कंप्लेन नहीं आती। इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप बैंक में जाते हैं तो कभी कंप्लेन करते हैं लिख के कि यहाँ पे कुर्सी नहीं है, यहाँ की कुर्सी टूटी हुई है, ऐसी कंप्लेंट्स यूजुअली नहीं आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की ब्रांच का कंप्लीट एडिक्वेट होता है, राइट, उसमें इनएडिक्वेसी नहीं होती है, इसलिए उसकी कंप्लेंट्स रेज नहीं होती है। कंप्लेंट सबसे ज्यादा रेज होती है स्टाफ बिहेवियर की, यूज ऑफ इम्प्रॉपर टेक्नोलॉजीज की, और हाई बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट की। सो ऑप्शन ए, जिसमें 1, 2 और 3 ये ऑप्शन सही बताए गए, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 Which one of the following is correct regarding the security for the overdraft facility under PMJDY? प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो 30,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट अमाउंट आपको मिलता है, उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी, किसी भी गवाह, किसी भी एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। नो सिक्योरिटी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 81 इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अ कस्टमर इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड बाय। बैंक में जब आप जाते हैं तो आपकी पहचान कैसे होती है? आपने अगर बैंक से पैसे निकाले तो आपको चेहरा देख के दे देंगे? नहीं, सिग्नेचर मैच होते हैं। दैट्स द राइट आंसर। सिग्नेचर ऑन रिकॉर्ड जो आपका होता है, उनके रिकॉर्ड में जो आपके सिग्नेचर्स रहते हैं वो सिग्नेचर मैच करके देखते हैं। आपका एक सिस्टम रहता है, आपने उनको दिया, कंप्यूटर सिस्टम पे वो देखेंगे सिग्नेचर मैच हो रहे हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस हो जाएगी। तो सिग्नेचर ऑन रिकॉर्ड विद द बैंक। 82 क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वैलिड रीजन फॉर कंप्लेन अंडर द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम? बैंक ने बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम जो है निकाली थी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता चलूं कि ये स्कीम 1995 में आरबीआई ने घोषित की थी। 1995 से चल रही है आपकी जो है बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम, और इसको अमेंड किया गया था सन 2006 में। 2006 में इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी आए थे। इसमें कोई भी कस्टमर बैंक की वजह से अगर परेशान है तो वो इन ब्रांचेस पे जाके, टोटल भारत में भी 21 ब्रांचेस हैं। मैं ये वीडियो आपकी बना रहा हूं 25 जुलाई 2020 को। आज की करेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से 21 ब्रांचेस अभी है
जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम पे काम करती है, आगे बढ़ भी सकती है, घटने के तो चांसेस नहीं लग रहे हैं। देखिए उसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि अगर कस्टमर बैंक से परेशान है, उसकी हरासमेंट के लिए उसको 1 लाख रुपए तक का अमाउंट देने का प्रोविजन भी रखा गया है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर। यहां पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक वैलिड रीजन हो सकता है एक कस्टमर के लिए। वैलिड रीजन क्या हो सकता है कि वो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर जाके कंप्लेन करे। पहला, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ लोन एप्लीकेशन ड्यू टू क्रेडिट हिस्ट्री। भाई अगर किसी की क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, मतलब पहले लोन दिया हुआ है, लोन को कभी चुकता ही नहीं करता है, वो जाके कंप्लेन करेगा कि सर मेरे उन्होंने लोन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं लोन नहीं चुकाता हूं। ये कोई रीजन वैलिड हुआ ही नहीं है। रिजेक्शन, सी ऑप्शन को पहले देखते हैं। रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द प्रोजेक्ट बीइंग वायबल। मान लीजिए आप लोन लेने के स्टार्टअप योजना में लोन लेने के लिए जाते हैं और आपके प्रोजेक्ट में दम ही नहीं है। लोन किसके लिए ले रहे हो? ऐसा प्रोजेक्ट बैंक को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसा उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हो जो जिसके ऊपर लोन दिया ही नहीं जा सकता है। मेरी बात समझ में आई ना? तो वो भी जो है एक वैलिड रीजन नहीं होगा। डी में कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द रिवाइज इंटरेस्ट रेट्स एज पर आरबीआई नॉर्म्स। आरबीआई की नॉर्म्स को कोई भी कंप्लेंट के बेस पे चैलेंज कर ही नहीं सकता है। जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती है उसके बेस पे कंप्लेंट नहीं होती है। आरबीआई की गाइडलाइंस तो फॉलो करनी होती है, बैंक्स को भी करनी होती है, कस्टमर्स को मतलब अकाउंट होल्डर्स को भी करनी होती है। लेकिन जो बी ऑप्शन है, डिले इन सैंक्शन और डिसबर्समेंट ड्यू टू इंटरनल रीजंस। बैंक की इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आपका सैंक्शन, लोन का सैंक्शन या डिसबर्समेंट लेट हुआ है तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपको अमाउंट भी उसके अगेंस्ट कुछ मिल सकता है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पे मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा चीजें बता दी हैं कि ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम थी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन 1995 और इसको अमेंड किया गया था 2006 के अंदर। अमेंड का मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस किए थे सन 2006 में। क्वेश्चन नंबर 83, बैंक यूज डैश एज अ फीजिबल एंड वायबल मेथड ऑफ आउटरीच इन रिमोट एंड अनबैंक्ड सेंटर्स। देखिए जहां पे बैंक पॉसिबल नहीं होते हैं ऐसे एरियाज में, ऐसे रिमोट एरियाज में बैंक ओपन करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू काम होते हैं। जो गांव की साइड में रहने वाले लोग हैं वो समझ रहे होंगे, उनके यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसे जमा होते हैं, वहां से आप पैसे निकालते हो, बैंकिंग ऑपरेशन वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज अवेलेबल टू। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किन लोगों के लिए है? राइट, पहला ऑप्शन है ऑल डिपोजिटर्स ऑफ द बैंक। नहीं, बैंक के सारे डिपोजिटर्स के लिए नहीं होता है। एक्चुअली इसमें एज की लिमिट होती है 18 से 70 साल के लिए। राइट, ऑल इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होल्डर्स इन द एज ऑफ 18 to 70, ये सभी के लिए नहीं है, 18 से 70 साल लोगों के लिए ही है। Question number 85. Your customer has deposited 20,000 rupees for 1 year at 6% per annum with monthly compound interest. थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट आ गई है फिर से। 20,000 रुपए 1 साल के लिए बैंक में जमा किया गया है 6% वार्षिक ब्याज की दर पे। 1 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा? 20,000 का 6% हुआ 1,200 रुपए पर कंपाउंड है। कंपाउंड है तो अगर हम कैलकुलेट करें 12 महीने का 6% एनुअल के हिसाब से, मतलब महीने का बैठा 0.5 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 34 रुपए और बैठेंगे आपके। तो मतलब 20,000 जमा 1,200 जमा 34 तो 21,234 रुपए। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मतलब होता है हर महीने आपको 0.5% मिल रहा है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 21,234। नेक्स्ट, एटीएम आप जानते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 87, क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बेसिक फंक्शन ऑफ द बैंक। बैंक का बेसिक फंक्शन क्या होता है? देखिए बैंक एक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। आजकल बैंक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं। टू एक्सेप्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। बैंक का जो मेन पर्पज होता है वो पैसा जमा करना और जिन लोगों को जरूरत है उनको लोन देना, इंटरेस्ट कमाना, आप लोगों को उस पर इंटरेस्ट देना। ये बैंक का मेन फंक्शन होता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। टू एक्सेप्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स एंड टू लैंड इट फॉर लेजिटिमेट बिजनेस पर्पजेस। बिजनेस के लिए कुछ खरीदने के लिए लोगों को लोन लेना होता है तो वो बैंक उसको लोन देता है और डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। दैट इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द बैंक। क्वेश्चन नंबर 88, ब्राउन लेवल एटीएम्स। देखिए व्हाइट लेवल एटीएम भी होते हैं, ब्राउन लेवल एटीएम भी होती है। व्हाइट लेवल एटीएम वो होते हैं अगर इनकेस व्हाइट लेवल एटीएम का कोई क्वेश्चन आ जाता है, नहीं आ रहा है आजकल, जुलाई वाले IIBF के एग्जाम में नहीं आ रहा है, बट इन केस कभी भी आ जाता है। व्हाइट लेवल एटीएम वो एटीएम्स होते हैं जिनको बैंक खुद खोलता है, खुद ऑपरेट करता है, लेकिन
ब्राउन लेवल एटीएम वो होते हैं जो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, थर्ड पार्टी का हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर थर्ड पार्टी का होता है, बैंक उसको मैनेज करता है। दोज वेयर दी ऑपरेशंस आर आउटसोर्स्ड टू दी थर्ड पार्टी, जहां सारे ऑपरेशन थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किए जाते हैं वो ब्राउन लेवल एटीएम्स होते हैं। Question number 89. A loan of rupees 1 lakh has been granted to a farmer under Kisan Credit Card Scheme KCC। किसान क्रेडिट कार्ड में अगर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है तो बैंक क्या करता है, बैंक फसलों को एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखता है। मतलब फसलें काट के तो बैंक अपने पास नहीं रख सकता है, राइट, लेकिन फसलों को हाइपोथेटिकेट किया जाता है इसके अंदर, राइट। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, केसीसी मींस इट इज किसान क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 91, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ लिंकिंग ऑफ आधार टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर। आधार कार्ड को कस्टमर के बैंक अकाउंट के साथ लिंक करने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन कौन सा डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है ये जानना चाह रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सर्व्स एज आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ टू एनेबल बैंकिंग। यस, आधार कार्ड को एड्रेस प्रूफ की तरह और आइडेंटिटी प्रूफ की तरह यूज किया जाता है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बैंक अकाउंट्स कैन बी ओपन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। यस, बैंक अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी खोला जा सकता है। अगर आप बैंकिंग बिजनेस फैसिलिटेटर्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास जाते हैं तो आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू भी ऑथेंटिकेशन देके आपका अकाउंट खोला जा सकता है। डिजिटल अकाउंट्स बोला जाता है उन अकाउंट्स को, राइट। तो ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, अनेबल्स क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी। बिल्कुल सब्सिडी तो आती है, अगर आपका अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपको एलपीजी वाली सब्सिडी भी नहीं मिलती है। तो ये तो डेफिनेटली फंक्शंस है। लेकिन जो सी ऑप्शन कह रहा है फैसिलिटीज द क्विक प्रोसेसिंग एंड सैंक्शन ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे नहीं मिलती है। क्रेडिट फैसिलिटीज का मतलब होता है जैसे आपने बैंक से लोन लेना है, सिर्फ आधार आपके खाते में जुड़ा हुआ तो आपको लोन मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। लोन देने के लिए पहले आपकी इनकम प्रूफ जनरेशन भी देखी जाती है, आपकी इनकम कितनी है, राइट। सो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 91। 92, which of the following are main objective of अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जब खोली गई थी तो पहली चीज 18 से 40 साल की उम्र के लोग ही अटल पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं। दूसरी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों के लिए अटल पेंशन योजना चलाई गई है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन वो ऐसी जॉब कहीं नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले लोग हो जाते हैं, अपना काम वाले लोग हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, अनऑर्गेनाइज नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए योजना दूसरी है, दैट इज पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए है। लेकिन जो आपकी अटल पेंशन योजना है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वो लोग जिनको आगे चल के पेंशन नहीं मिलेगी, मतलब वो कोई ऐसी जॉब करते ही नहीं है कि उनकी पेंशन बने, उनके लिए अटल पेंशन योजना खोली गई है, जो 18 से 40 साल तक की उम्र के लोग खोल सकते हैं। मतलब 18 साल से शुरुआत की जा सकती है और 40 साल की उम्र तक के लोग उसको खोल सकते हैं। किस लिए? मेन पर्पस क्या था? सेविंग्स की हैबिट बनाना, कि भाई आपका पैसा सेव होता रहेगा और आप बुढ़ापे में जब आप रिटायर हो जाएंगे 60 साल की उम्र के बाद में आपको वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 3000 से 5000 रुपए महीना तक का इसके अंदर प्रोविजन है पैसे मिलने का। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अटल पेंशन योजना, कौन से ऑब्जेक्टिव सही है? एम्ड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, बिल्कुल करेक्ट, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए। इनकलकेट हैबिट ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स की हैबिट के लिए ही मेन पर्पस रखा गया है। प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, यस इट गिव्स द सोशल सिक्योरिटी, बुढ़ापे में पैसा कहां से आएगा वाली टेंशन खत्म है। ओपन टू पीपल ऑफ ऑल एजेस, नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट वन, ये सभी उम्र के लोगों के लिए नहीं है। 18 से 40 साल तक के उम्र के लोग ही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, कियोस्क बैंकिंग। कियोस्क बैंकिंग क्या होती है? कियोस्क बैंकिंग इंटरनेट अनेबल्ड एक पीसी बेस्ड सिस्टम होता है जिसको मिनी ब्रांच भी बोला जाता है। बीसी पॉइंट्स के पास में रहता है, जो बैंक के बिजनेस फैसिलिटेटर्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनके पास में रहता है। कियोस्क बैंकिंग उसके साथ की जा सकती है, उसको मिनी ब्रांच बोला जाता है। इंटरनेट अनेबल्ड सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है इंटरनेट अनेबल्ड, जिसको मिनी ब्रांच भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, which one of the technologies is associated with anytime anywhere banking? CBS, core banking solutions। कहीं पे भी कहीं से भी पैसा निकाला जा सकता है, ब्रांच पे ही जाने की जरूरत नहीं होती। आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का खाता है, उसकी चेकबुक आपके पास, यू कैन गो टू एनी ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एंड कैन विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम दैट, इवन डिपॉजिट द अमाउंट टू योर अकाउंट। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस उसी को बोलते हैं।
25 इफ द पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर विशेस टू गेट चेकबुक। एक मिथ चला था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में चेकबुक मिलती ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खुलते ही चेकबुक नहीं मिलती है, बात सही है। लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना में आप चेकबुक ले सकते हैं अगर 6 महीने तक आप मिनिमम बैलेंस के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। डेफिनेटली प्रधानमंत्री जन धन योजना में चेकबुक ली जा सकती है। विल हैव टू फुलफिल मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ द बैंक। अगर बैंक ने मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया हुआ मिनिमम बैलेंस का, तो वो पूरा करके आप चेकबुक ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना में चेकबुक मिलती है। 96 व्हेन इन हाउसिंग लोन्स, हाउसिंग लोन के केस में बैंक ऑफर्स लोअर ईएमआई इन द इनिशियल ईयर्स एंड हायर ईएमआई इन द लेटर ईयर। मतलब एक ऐसा लोन का प्रोविजन, हाउसिंग लोन का प्रोविजन, जिसमें बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि शुरू के जो ईयर्स है, जब आपने मकान खरीदा है, खरीदने के लिए लोन लिया है, तो शुरू में आप कम अमाउंट पे करो और जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। ये बैंक का प्रोसेस होता है स्टेप अप रीपेमेंट। स्टेप अप का मतलब कि अमाउंट आपका बढ़ता जाता है, राइट। स्टेप अप रीपेमेंट विल बी द राइट आंसर। 97 डूज फॉर बीएफ, बिजनेस फैसिलिटेटर्स के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए। मेंटेन सेक्रेसी ऑफ द कस्टमर इंफॉर्मेशन। यस, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को तो सीक्रेट रखना होता है। नॉन इंडल्जेंस इन द लोकल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होना है। मतलब किसी के नेता की या किसी लीडर के या लोकल पॉलिटिशियंस के दबाव में आके कोई काम नहीं करना होता। कास्ट बायस नहीं होना होता। कास्ट बायस होने का मतलब होता है भाई भतीजावाद, जिसको हम बोलते हैं। मतलब ये मेरा अपना है, ये मेरा खास है, मैं इसका काम पहले कर दूं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। दिस डजंट कम इन द डूज फॉर द बीएफ्स। सो ये आपका कास्ट बायस वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। तो 1 और 2 ये दोनों इसके अंदर सही है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, ओनली 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। 98 which of the following types of transactions are supported by micro ATMs at BC? बीसी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स के पास में जो माइक्रो एटीएम होता है, उससे कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती है। उस मशीन से विड्रॉ किया जा सकता है, डिपॉजिट किया जा सकता है, बैलेंस इंक्वायरी की जा सकती है और फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके माइंड में यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है, जो लोग बैंकिंग सिस्टम या बीसीज ऑलरेडी बन चुके हैं, अब एज अ बैंकिंग या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट काम करते हैं, वो ये सोचेंगे कि सर हम तो लोन इंक्वायरी भी करते हैं, इसमें लोन इंक्वायरी वाला ऑप्शन भी तो है। देखिए लॉकर्स तो पक्का नहीं होते, बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं बैठेगा, क्योंकि लॉकर्स की फैसिलिटी बीसीज के पास बिल्कुल नहीं होती। वो तो सारे बैंक्स के पास भी नहीं होती है। कुछ बैंक होते हैं जिनके पास लॉकर की फैसिलिटी होती है, हर ब्रांच में लॉकर्स नहीं होता। तो बैंक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स के पास तो लॉकर वाली फैसिलिटी का सवाल ही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको सी ऑप्शन सही लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि डिपॉजिट, विड्रॉ, फंड ट्रांसफर और लोन इंक्वायरी, बीसी ये सारे काम करता है। मतलब बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जो ऑफिसर होता है वो सारे काम करता है। लेकिन यहां ये नहीं पूछा गया है कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट इनमें से क्या कर सकता है। यहां पूछा गया है कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के पास में जो माइक्रो एटीएम होते हैं वो क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है। माइक्रो एटीएम लोन इंक्वायरी नहीं करते। लोन इंक्वायरी करने का काम तो ऑफिशियल का होता है, बीसी ऑफिसर का होता है, राइट। वो काम मशीन का नहीं होता। लोन की इंक्वायरी तो ऑफिसर करेगा, राइट। तो यहाँ पे एटीएम का काम होता है, माइक्रो एटीएम का काम होता है पैसे जमा करना, पैसे निकालना, ट्रांसफर करना और बैलेंस इंक्वायरी करना। क्वेश्चन नंबर 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ सेविंग्स बैंक अकाउंट इन बैंक। बैंक में जो आप सेविंग बैंक मतलब बचत खाता जो आप खोलते हैं, उसमें क्या क्या लाभ आपको मिलते हैं। कन्वीनियंस ऑफ डिपॉजिटिंग, पैसा जमा करने की सुविधा मिलती है। इजी टू विड्रॉ इन टाइम्स ऑफ नीड, पैसा जरूरत पड़ने पे पैसा निकालने की सुविधा बिल्कुल मिलती है। ये कोई एफडी तो है नहीं कि तोड़ानी पड़ती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी, मतलब आपने किसी को नॉमिनी बना दिया अकाउंट का कि आपके ना रहने पे आपके खाते का पैसा उसको मिल जाए, ये फैसिलिटी भी मिलती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑल ऑफ द अबव। लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 100 dash are the intermediaries through which banks reach out to rural people in areas where they have no branches। देखिए रिमोट एरिया वाली कहानी अलग थी, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मदद ली गई है बैंक बनाने के लिए। लेकिन रूरल एरियाज का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र जहां ट्रांजैक्शंस ज्यादा ना हो, राइट, या ज्यादा रिक्वायरमेंट लोगों की ना हो, वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मदद लेने की बजाय बीसी पॉइंट से भी काम बैंक चलाता है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट्स, जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट्स होते हैं वो इस काम को कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे हमने डिस्कस किए हैं 1 से लेके पूरे 100 क्वेश्चंस तक जो IIBF BCBF के एग्जाम्स में आपके आते हैं।
2 वीडियोस के जरिए। जो पार्ट 1 वीडियो थी उसमें 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और ये दूसरी वीडियो इसमें हमने 51 से लेके 100 तक के पूरे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और आई बिलीव इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की, कहीं से भी कोई भी बुक लेके IIBF BC BF के एग्जाम्स की तैयारी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। अच्छे से मेहनत करके अपना BC BF का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर कीजिए, और एक काम जरूर कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कुछ और लोगों का बेनिफिट भी मिल जाएगा और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगी। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम क्लियर होने के लिए। धन्यवाद।